हे हेलो एवरीवन। सो बेसिकली इतना समझ में आ गया है कि आप बिल्कुल इंट्रोडक्शन से चालू करोगे या फिर आप वही चीज़ देखोगे जो बेसिक बेसिक है, उससे कोई काम नहीं चलेगा। एंड इस वजह से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने सारी मार्क कर दी हैं, जो भी मेरी एनसीईआरटी है ये, और इसके अंदर जो भी चीज़ें आने वाली है वो सारी मैंने मार्क कर दी है। स्पेसिफिक वीडियो आपको कहीं किसी एक चैनल पे जाके आपको आप सर्च करोगे, आपको लाइक ऐसे एक पर्टिकुलर मैं एक चैनल सजेस्ट कर देती हूँ। अगर आप वो चैनल देखोगे उस पर आपको मिल जाएगा कि ऐसे अनुराग चौहान नाम का मैंने एक चैनल देखा था, वो मैं भी रेफर किया था। एंड दैट वाज अ वीडियो बेस्ड अपॉन कि मैथ्स का क्या सिलेबस है, एज एन मैथ्स को लाइक ये जो भी है लाइक ऐसे जो भी चैप्टर्स हैं उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए, क्या क्या आउट ऑफ सिलेबस है और क्या क्या इन द सिलेबस है, ये मैंने देख लिया था उस वीडियो में से। दैट वाज अ वेरी हेल्पफुल वीडियो एंड उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी बता दिया था। एंड दिस इज व्हाट वी वांट। ठीक है, तो वैसे आपको एक ना एक वीडियो जरूर मिल जाती है टॉपिक पर जब सर्च करते हो। मैंने 2 वीडियोस देखी ऐसे करके, तो मुझे बेस्ट फाइनल वीडियो सेकंड वाली लगी जो मैंने देखी थी। एंड सो उसके हिसाब से मैंने उसको बुक किया था। अभी टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करने की है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में सबसे पहले इन्होंने पहली डेफिनेशन दी हुई है। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी एकदम से। एक्चुअली यू नो व्हाट, बहुत टाइम से आई नेवर सॉ पीपल कमिंग टू माय this thing. Oh my god, I was about to end the stream literally. Like what happened to me just now? Like I don't understand. Anyways, see, actually, oh my god. See, when I have 0 people here, right, it's very nice. Abhi, it was showing that one person has joined your this thing. So, anyways, ठीक है। तो मैंने ये जो चीज़ सजेस्ट करी है वो आपको बहुत हेल्प भी करेगी। ठीक, तो ये आप देख लोगे और उसके बाद बस प्रॉब्लम वही आ रही थी कि जो चैप्टर्स हैं उसका जो कंटेंट है वो 2-2 घंटे का एक-एक चैप्टर उन्होंने वो जो प्लेलिस्ट दिखाई थी, तो वो 2-2 घंटे इतने सारे चैप्टर्स वो कवर चाहे आप उसकी स्पीड पे भी करना चाहो तो 1 घंटा लग सकता है। आगे-आगे भी करके देखो तो बहुत टाइम लग सकता है। इसलिए आई प्रेफर्ड कि जो मैं जो बहुत उन्होंने शायद पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है, लेटर ऑन सिलेबस आया होगा उस हिसाब से उन्होंने देखा था, तो उस चीज़ को। सो टाइप्स ऑफ रिलेशंस अपन कवर करेंगे राइट नाउ। So in this section, we would like to study different types of relation. We know that relation in a set A is a subset of A cross A, which is basically the multiplication. This thingy, it helps like to like like this is 1 2 3 4. There are many elements. There are 1 2 3 4 many elements, and correspondingly we are matching यहाँ के जो यहाँ बेसिकली यहाँ के जो भी एलिमेंट्स है, क्योंकि मेरी मिरर इमेज आई थी मुझे यहाँ के दिखाने कि यहाँ के जो भी एलिमेंट्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इनकी जो इमेज है वो यहाँ पे कैसी कैसी आ रही है वो सब हमें पता लगाता है। ठीक है, जस्ट द एम्प्टी सेट उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है जहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ कर देंगे, अननेसेसरी एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता, राइट? सो A क्रॉस A are two extreme relations. For illustration, consider a relation. See, वो एक बंदा आया था चला गया, probably it was like कि मैं ऑलरेडी इससे बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, तो फिर मैं ढंग से बोल भी नहीं रही थी कुछ उस टाइम पे जब वो तो एंड और भी बंदे होते हैं तो इट फील्स लाइक यहाँ कोई वैलिड कंटेंट है। अभी फिलहाल के लिए कोई और बंदा है नहीं यहाँ पे। Anyways, I don't care. So, R is having elements corresponding to A comma B, which A minus B is equal to 10. This is an empty set क्योंकि कोई पेयर satisfy नहीं कर रहा है 1 2 3 4 में से इस equation को। A minus B is greater than equal to 0. A minus B का mod is greater than equal to 0, ये always true हो जाएगा। इसमें सारे के सारे elements valid हो जाएंगे। तो definition है इसमें पहले तो a relation R is set in a set A is called an empty relation if no element of A related to any element of B of A. ठीक है, मतलब कि कोई भी एलिमेंट उसका उस एलिमेंट से रिलेशन नहीं दिखाता। R equal to 5 when which is a subset of A cross A. Relation R in a set A is called universal relation. तो अभी अपन ने empty relation की definition पढ़ी जब उसकी no element of A नहीं है, if A is related to any element नहीं, जब सारे एलिमेंट रिलेटेड होते हैं तो A cross A में उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। Let A be the set of all students of a boys school. ठीक है, तो बॉयज स्कूल में अपने पास ये है। मैं एक बहुत थोड़ी खानी पी लूँगा कि खांसी के लिए ठीक रहती है। ठीक है, मैंने अपनी ब्राइटनेस भी बढ़ा दी है।
बहुत अजीब फोटो आ रही है, बट ओके, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सो सेइंग कि द जैसे अपन ने एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन की बात कर ली थी। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल, शो द रिलेशन इन ए इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए टू बी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, इज एन एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि बॉयज स्कूल में तो सिस्टर कोई होगी नहीं टेक्निकली, अगर कोई बनना चाहता तो वो बन सकता है। एनीवेज अभी के लिए नहीं है, मान लेते हैं। In class 11, we have seen two ways of representing a relation, namely roster method and set builder method. However, relation R in set 1, 2, 3, 4 defined by A, B, B equal to A plus 1 is also expressed as A or B if only and if and only if B is equal to A plus 1 is by many authors. We also may use this notation when convenient. If A, B belongs to R, we say that A is related to B and we note it as A or B. One of the most important relations which plays a significant role in mathematics is equivalence relation, which is a kind of relation having three types of properties. It is a reflexive relation, it is a symmetric relation, and it is a transitive relation. ठीक है, relation in R said to be reflexive if A, is belonging to R for every A belonging to A. Asymmetric if A1, A2 belongs to R, implies that A2, A also has to belong to R for A1, A2 belong to A. And transitive is A1, A2 belong to R, A2, A3 belong to R, then A2, A1, A3 should also belongs to R for A1, A2, A3 belongs to A. ठीक है, रिलेशन आर इन सेट ए सेट ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर वो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो तीनों हो। अगर थोड़ा अच्छे मार्क का में पूछा है तो आप इन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बता दोगे, उनके डेफिनेशंस बता दोगे और उनके एग्जांपल दे दोगे, और साथ में इक्विवेलेंस का फाइनल डेफिनेशन लिख के कि वो तीनों को कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसके एग्जांपल लिख दोगे, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, राइट। Let T be the set of all triangles in a plane with R in the relation in T, given by R is equal to T1, T2. T1 is congruent to T2, shows that R is an equivalence relation. If R is okay, solution क्या है? R is reflexive since every triangle is congruent to itself. Further, T1, T2 belongs to R. T1 is congruent to T2. T2 is congruent to T1. T2, T1 is belonging to R. Hence, R is symmetric. Moreover, T1, T2, T2, T3 belongs to R. T1 is congruent to T2, and T2 is congruent to T3. T1 is congruent to T3. T1, T3 belongs to R. Therefore, R is an equivalence relation. This is just the basic example to prove that this set all set of triangles in a plane with a relation are given by T1, T2, where T2 is congruent to T1 or T1 is congruent to T2 is an equivalence relation. This is what we need to prove, right? So, if example 3 में let L be the set of lines in the plane with L1 perpendicular to L2 दिया हुआ है, तो अगर L1 perpendicular to L2 perpendicular to L1 होगा, और अगर L1 perpendicular to L2 है, L1 perpendicular to L3 भी है, जरूरी नहीं है कि L1 जो L2 L3 आपस में perpendicular हो। जिससे मुझे पता चल जाता है कि वो पैरेलल भी हो सकते थे, क्योंकि ये लाइन ऐसे परपेंडिकुलर हो सकती है, देखो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी इसके परपेंडिकुलर है, बट ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, कोइंसाइड भी कर सकते हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि परपेंडिकुलर हो, इट्स डेफिनेटली नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बट ये सिमेट्रिक जरूर है कि अगर ये परपेंडिकुलर टू ये है तो ये परपेंडिकुलर टू ये होगा। अगर ये देखो, जैसे मेरी कबर्ड की जो है, ये जो कबर्ड की लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो ये वाली जो लाइन है इनके परपेंडिकुलर है, ये वाली जो कबर्ड की लाइन है वो इस वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर है, जो ऊपर वाली लाइन है, बट ये जो आपस में जो दोनों लाइन है वो परपेंडिकुलर नहीं है। लाइव एग्जांपल भी मिल गया। एनीवेज, तो ये अच्छे रूम होने का फायदा है, अच्छे रूम में तूलिया भी दिख रहा है आपको साथ में। एनीवेज, अपने ही रूम के बारे में रोस्टिंग करना अच्छी बात नहीं होती, बट एनीवेज मुझे फर्क नहीं पड़ता। एनसीईआरटी हाथ में रख ले जरा, एंड कुछ भी समझो, ऑडियो बुक वगैरह समझो इसको, बट मैं इतनी चीज़ बोल रही हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा नहीं, क्योंकि मुझे पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एनीवेज, एग्जांपल 4 में इन्होंने बोला 1, 2, 3 गिवन बाय 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3 इज रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, अपने आप शो कर सकते हैं बड़े आराम से। a, b 2 डिवाइड j माइनस b 2 डिवाइड j माइनस b, डेफिनेटली इट शुड बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि जीरो हर नंबर से डिवाइड होता है, एंड इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन और नॉट। a, b हो b, c हो रहा है तो a, c हो जाएगा, ट्रांजिटिव डेफिनेटली है। और रही बात सिमेट्रिक की, तो अगर हाँ सही है, क्योंकि वो इंटीजर है, तो -1 into 2 और 2 into 1 दोनों हम कहेंगे कि दोनों ही 2 से डिविजिबल है। ओके, इसमें अपन को ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन सारी पता ही है। इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग द सबसेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0 एंड इज नोटेड बाय 0। ओके, एक बार देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। एग्जांपल 5 में नोट दैट ऑल इवन इंटीजर रिलेटेड टू 0 सो लाइन आर एंड नो ऑल इंटीजर इज रिलेटेड टू 0 एज 0 + -1 0 + -3 do not line are similarly all integers is related to 1 and no even integer is related to 1, therefore the set of E of all even integers and set of O of all odd integers is a subset of Z satisfying the following conditions: all elements of E are related to each other and all elements of O are related to each other. No element of E is related to any element of O and vice versa. Okay, E and O are disjoint and Z is equal to E union O, right? ठीक है, कहना क्या चाह रहा है ये?
कहना ये चाह रहा है कि ई एंड और डिस्जॉइंट ओके द सबसेट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0 एंड 0। बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, कुछ ज्यादा खास है नहीं, इसको मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। सिमिलरली व्हाट्स इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 एंड 0 अपन 0 और 1 के अलग से कैरेक्टराइजेशन कर दिया और कुछ नहीं है। बस अगर आपसे पूछता है ये होता क्या है तो आपको पता होना चाहिए बस, इसलिए मैंने पढ़ दिया। बस मैं इस पेज पढ़ने वाली बात थी, लाइक बहुत ऑब्वियस चीजें लिखी हुई है। गिवन एन आर्बिट्ररी इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन एन आर्बिट्ररी सेट एक्स, R divides X into mutually disjoint subsets. AI called partitions or subdivisions of X satisfying all elements of AI related to each other for all I. No element of AI related to any other element of AJ. I is not equal to J. And some integration of I well, जो इंटीग्रेशन बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ AI एंड AJ है वो phi है, जो इन दोनों का सम है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन जाए, उन्हीं को मिला के बन रहा है अपना X बन रहा है। एक तो AI इसमें मेरे में AI गायब है, मेरी एनसीईआरटी में AI यूनियन AJ लिखना चाहा था और AI गायब हो गया। ठीक है, तो एनीवेज आपको समझ में आना चाहिए। अब आपकी आई नॉट इक्वल टू जे है तो आई इक्वल टू जे हो जाता, तो फिर वो फाई नहीं रह जाता एंड उनको कॉन्स्टिट्यूट करने वाला जरूर हो सकता था टोटल सम, बट जो उनका इंटरसेक्शन है वो फाई नहीं रहता। उनका इंटरसेक्शन वुड हैव बीन द टोटल नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सबसेट इफ दे बोथ एलिमेंट्स वर बराबर। ठीक है। Sets AI are called equivalent classes. The interesting part of the situation is that we can go reverse also. For example, consider the subdivision of the set, है ना, Z given by three mutually disjoint sets A1, A2, A3. ठीक है, one second, I'll just be straight enough, like this, like this. Okay, so A1, A2, A3. ठीक, इसमें से तो कॉन्फ़िगरेशन अपनी इधर करते हैं तो ये इधर टिल्ट होता है, मतलब इधर बल्कि अब इधर इधर टिल्ट होता है, इधर करते हैं तो इधर टिल्ट होता है। छोड़ो। सो वी आर सेइंग कि हमें एक रिलेशन से डिफाइन करनी है z in which are related to 0. Also, AI considers the set of all integers in z which are related to 0. A2 coincides with all the set of integers which are related to 1. A3 coincides with the set of all integers z which are related to 2. A1 equal to 0, A2 equal to 1, A3 equal to 2. In fact, AI1 equal to 3 are okay. Simple, but basic आपको चीजें आनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जांपल 6 मुझे देखने में थोड़ा सही लग रहा है। उसके बाद अपन एक्सरसाइज 1.1 बनाना शुरू करेंगे। उसमें सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एट्थ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। ये अपन थोड़ा गौर से देखेंगे, इसमें थोड़ा गौर फरमाएंगे। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट A 1 2 3 4 5 6 7 by R equal to AB. Both A and B are either odd or even, so that R is an equivalence relation. Further, show that all the elements of the subset 1 3 5 7 are related to each other, and all the elements of the subset 2 4 6 are related to each other, but no element of subset 1 3 5 7 is related to any element of the subset 2 4 6. Okay, ये थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ी लिखी हुई है, but question this was trivial only. Given any element A in A, both A and A must be either odd or even, so that A comma A belongs to R. Therefore, further A comma B belongs to R. Both A and B must be either odd or even, and B comma A belongs to R. Similarly, A comma B belongs to R. B comma C belongs to R. All the elements A, B, C must be either even or odd simultaneously. A comma C belongs to R. Hence, R is an equivalence relation. Further, all the elements of 1 3 5 7 are related to each other, as all the elements of this subset are odd. Similarly, all the elements of 2 4 6 are related to each other, so all of them are even. No element of the subset 1 3 5 can be related to any other element of 2 4 6, as the elements of 1 3 5 7 are odd, while the elements of 2 4 6 are even. तो इस तरह से प्रूव होगा। बड़ा सा स्टेटमेंट लिख के दिखा दो कि 5 नंबर के क्वेश्चन में तो बढ़िया रहेगा, बट 5 नंबर के क्वेश्चन में जनरली वो ये पूछते न्यूमेरिकल वगैरह, तो वो चीज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अभी आर इज विद द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए। ठीक, ये क्वेश्चन बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि ए आर एक ऐसा रिलेशन था जो 1 2 3 5 6 7 से डिफाइंड था। आर ए बी आइदर बोथ ऑड और बोथ इवन, सो दैट आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसमें फर्दर शो करना था कि 1 3 5 7 रिलेटेड टू ईच अदर होते हैं और 2 3 2 4 6 रिलेटेड टू ईच अदर, बट इनमें से कोई आपस में रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी, बट इन जनरल क्वेश्चन बहुत ईजी था। ठीक, अभी अगर एक्सरसाइज पे आ जाते हैं अपन। 13 मिनट हो गए हमें एक्सरसाइज पे आए हुए, तो अपन एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 13 मिनट हुए एक्सरसाइज पे ना आए हुए। ठीक है, एनीवेज मैं अपने आपको एक दो हार्स दे देती हूँ। ठीक है, सो एक चैट
ओके, अब अपन शुरू करते हैं दोबारा से। मैंने अपने आप पे एक चैट दे दी। ओके, सो अपन ये कह रहे थे कि जैसे अपन को एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3 4 अप टू 14 आर एक्स कॉमा वाई 3 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 एन नेचुरल नंबर्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स इज लेस देन 4 रिलेशन इन ए 1 2 3 4 5 6 एक्स कॉमा वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। ऐसे बनाने हैं, सिंपल है, बहुत ईजी हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन वाज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अपन कर देते हैं। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज a comma b, a is less than equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। सी पहली कंडीशन, ये जो है रिफ्लेक्सिव। देखो आर अपना सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब ध्यान से देखो तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 2 हो जाएगा? मतलब अब समझ रहे हो ना कि उल्टा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये इट्स नॉट वैलिडेटेड फॉर रिफ्लेक्ट। ओके, इज इट वैलिडेटेड फॉर ए और ए स्क्वायर? आपस में क्या वैलिड रिफ्लेक्सिव नहीं हो पा रहा है? सिमेट्रिक, ए बी स्क्वायर से छोटा तो बी स्क्वायर का ऐसे छोटा होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू का साइन होता तो अपन फिर भी वैलिडेशन में ले लेते हैं। ट्रांजिटिव जो है वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए बी स्क्वायर से छोटा है, बी सी स्क्वायर से छोटा है, तो ए सी स्क्वायर से डेफिनेटली छोटा होगा कि नहीं होगा? ए बी स्क्वायर से छोटा है। अब ये ट्रांजिटिव में आप लिख सकते हो ए बी स्क्वायर से छोटा है, बी सी स्क्वायर से छोटा है, तो क्या जरूरी है कि सी ए स्क्वायर से छोटा होगा? क्योंकि मैंने मान लिया कि पहला नंबर ए 1 है, दूसरा नंबर 2 है, तो बी स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 से 9, क्या 3 से ए स्क्वायर बड़ा होगा? 3 से क्या 1 बड़ा होगा? जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो डेफिनेटली ये गलत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फोर्थ अपना, शो द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर ए कॉमा बी इज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि वो ये जब भी आ जाता है ना इस टाइप के आ रहा है, सिमेट्रिक है ही नहीं पाता है। ठीक है, उल्टा उल्टा हो जाना पड़ता है क्योंकि उसे ट्रांजिटिव अगर ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, तो ए लेस देन सी डेफिनेटली होगा। स्क्वायर के बारे में कमेंट नहीं कर पा रहे थे, बट यहाँ अपन कमेंट जरूर कर पाएंगे। सिमेट्रिक की बात करते हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी है, तो बी क्या लेस देन इक्वल टू ए होगा? हाँ, यहाँ पे क्योंकि इक्वल टू का साइन है, अपन देखो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर कह रहे थे, तो बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं कह पा रहे थे, हम स्क्वायर कह पा रहे थे। बट अगर यहाँ पे अपन सिर्फ ए लेस देन इक्वल टू बी कह रहे हैं अगर हम यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू बी कह रहे हैं, तो बी लेस देन इक्वल टू ए अपन कह पाएंगे, क्योंकि वो इक्वल टू का साइन आ जा रहा है ना, तो हम ऐसा कह पाएंगे। जरूरी नहीं है कि गलत ही होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली इक्वल टू बी कह पा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि बी लेस देन। मैंने एक मिनट में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं कर दिया। ठीक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ए लेस देन इक्वल टू बी है, बी लेस देन इक्वल टू ए भी है क्योंकि ए बराबर बी बराबर है। मैं ये वाला समझा रही थी अभी तक। ठीक है, सिमेट्रिक वाला अपन अब आता है। सिमेट्रिक अपन नहीं कह पाएंगे क्योंकि मैंने बोला था कि ये वाले जहाँ पे भी साइन आते हैं, ये बहुत पहले से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये वाला और ये वाला। ठीक है, एक ये वाला और एक मैंने अभी कौन सा बनाया, ये वाला बनाया, तो ये वाला बना लो, ये और ये, जो भी है समझ लो अपने आप। ठीक है, check whether the relation R and defined by R A comma B, A is less than equal to B cube is reflexive, symmetric और transitive। तो सिंपल है ये। अब B क्यूब आ गया क्योंकि यहाँ पे, तो चेक करना है, तो चेक तो यही है कि ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव में से कुछ भी आई एस नहीं है। ए बी स्क्वायर वाले सेम फिनोमेनन से अपन कर सकते हैं चीज। ठीक, 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। Show that the relation R in the set A 1 2 3 4 5 given by R is equal to A comma B, A minus B is even is an equivalence relation. Show that all the elements of 1 comma 3 comma 5 are related to each other and the elements of 2 comma 4 are related to each other, but no element of 1 comma 3 comma 5 is related to any element of 2 comma 4. This is the same question as given in the examples, so we should have considered that. एग्जाम्पल कैसे लिखना है ये आपको पता है, तो जैसे अब मैं कोई भी इसमें बता नहीं रही हूँ। ये जो है ये एग्जाम्पल 6 है अपना इसका, तो आप देख लो। ठीक है, मैं लिखने वाली थी एग्जाम्पल 6, बट क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ कि लास्ट चैट है मेरी या फर्स्ट चैट है, तो इसी वजह से मैं दोबारा अपनी बात को नहीं उल्टा कर रही हूँ। अच्छा, टाइप्स ऑफ फंक्शंस अपने सिलेबस में जरूर है। ठीक है, मैंने आई गेस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करनी है पहली एक्सरसाइज में से। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ सकते हैं गेस।
इसमें आगे है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में अपने नोशन ऑफ द फंक्शन along with some special functions like identity function, constant function, polynomial function, rational, modular, singular सब अपन कर चुके हैं क्लास 11 के अंदर। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, टू फंक्शन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ऐसे कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस है फॉर पैरामोन इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया की इंपॉर्टेंस है इन मैथमेटिक्स एंड अदर among other disciplines as well. We would like to extend our study about function from where we finished earlier. In this section we would like to study different types ठीक है। कंसीडर द फंक्शंस f1 f2 f3 f4 गिवन बाय द फॉलोइंग डायग्राम्स। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं अपन को, तो अपन के ये वाले डायग्राम्स अपन को देखने के हैं एक बार के लिए। इस डायग्राम से अपन को कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। वन वन टाइप, वन वन मेनी वन, जिसको बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव फर्दर क्लासिफिकेशन कर देते हैं, फिर उनको सब्जेक्टिव में क्लासिफाई कर देते हैं कि वो दोनों हो जाते हैं। तो उसमें आप वन वन मेनी वन आ गया, ऑन टू इनटू आ जाते हैं। तो बाइजेक्शन ऊपर पहले वाला और दूसरे वाला होता है अपना इंजेक्शन बाइजेक्शन। ऐसे इंजेक्शन होता है अपना ये वन वन वाला और बाइजेक्शन होता है अपना दूसरे वाला। ठीक है, तो अभी अपन हाँ कहाँ पे थे? अभी ऑब्जर्व द images of distinct elements x1 under the x1 with the image of the two distinct elements 1 and 2 of x1 under x2 is same, namely b. For that they have the same some elements e and f, then given the same which is not element of any element of the x1। तो ऐसे बहुत सारे टाइप की चीज हो जाती है, या तो ये इसका एलिमेंट हो गया, या ये दो का एलिमेंट हो गया, या ये दो का एलिमेंट हो गया जो कि फंक्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा, फिर या तो ये इनका एलिमेंट हो गया, या फिर ये वाले जो है किसी से अटैच ही नहीं हो पाया, या ये वाला किसी से अटैच हो गया। ये सारे के सारे एक के साथ अटैच हो रहे हैं, एक सारे मल्टीपल के साथ अटैच हो रहे हैं। बहुत सी अलग कंडीशंस पॉसिबल थी, उसके हिसाब से हम फंक्शंस को और स्टडी इजी बनाने के लिए क्लासिफाई कर लेते हैं। हम हमेशा से क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि चीजों को सिंपल बनाने के लिए हम क्लासिफाई करते हैं, चीजों को ग्रुप में सॉर्ट आउट करने के लिए। फंक्शन में एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई सेट टू बी ऑन टू सब्जेक्टिव, तो ऑन टू होता है सब्जेक्टिव और वन वन होता है इंजेक्टिव, और अगर वन वन और ऑन टू दोनों जाता है तो फिर वो बाइजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, otherwise f is called many one। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि x y is defined to be one one or injective if the images of distinct element of x are distinct। ठीक है, वो तो हम बता ही देंगे। एंड ऑन टू कब कहा जाता है? every element of y is the image of some element of x under f। ठीक है, और वो डायग्राम से आप डिपिक्ट करवा दोगे तो आपको मार्क्स बढ़ेंगे मिलेंगे। बाकी ऐसे एग्जांपल तो यही है। x को x देखो, अब रिमार्क इन्होंने कुछ दिया हुआ है, x से y is on to if and only if range is f is equal to y। A function x से y is said to be one one and onto or bijective if f both one one and onto। Let A be the set of 450 students of a class in a school। A n be defined function defined by fx equal to roll number of student x। Show that f is one one but not onto। So f one one है but not onto, and no two different students of class can have the same roll number, therefore f must be one one। We can assume about n loss of generality from roll numbers of students are from 1 to 50। This implies that 51 is not n is 51 is not a roll number of any student of class, so 51 cannot be image of f, so f is not onto। अब उनको पूरा रियल नंबर्स का सेट कंसीडर करने का था। अब n से n में अपन को f equal to 2x is 1 1 but not onto, 1 1 but not onto f equal to। तो इसमें क्या है, तो फंक्शन इसमें 1 1 है क्योंकि इस सारे जो एलिमेंट्स हैं x के करस्पॉन्डिंग जो हर एक एलिमेंट है वो सारे यूनिक y को दे रहा है। बट ऑन टू फंक्शन क्या है, सबको कंसीडर करना चाहिए था। ठीक है, तो n से n है, n से n अपन ले रहे हैं। अब n से n लेंगे तो मुझे इतना जरूर पता है कि अगर मैंने 1 लिया तो उसका करस्पॉन्डिंग 2 आएगा, 2 लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग 4 आएगा, 3 लिया तो 6 आएगा। तो बीच का जो ये 1 3 5 वाला जो चीज है ये मिसिंग हो गया, क्योंकि मुझे n से n तक जाना था तो ये चीजें मिसिंग होगी, तो ये 1 1 नहीं, चलिए ऑन टू नहीं हो पाएगा, राइट। तो फर्दर एफ इज नॉट ऑन टू एज 1 इज बिलोंग टू देयर इज नॉट एग्जिस्ट। आप एक एग्जांपल से दे सकते हो, जिन्हें आप जनरलाइज करके बहुत आराम से बता सकते हो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव दैट फंक्शन r से r बी गिवन दैट f x। तो r से r देंगे तो 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा। ग्राफ भी बना के दिखा दो कि तो सोने पे सुहाग वाला काम है। Show that the function f n to n given by f n equal to f2 equal to 1 and f x equal to x minus 1 for every x greater than 2 is onto but not 1 1। तो n से n में given by f1 equal to f2 equal to 1, f x equal to x minus 1। ठीक है, एक सेकेंड, f1 equal to f2 equal to 1 and fx equal to x minus 1 for every x greater than 2 is onto but not 1 1, onto but not 1 1। f is not 1 1 as f1 equal to f2 equal to 1, but f is onto as given by given any y belonging to n। We can choose x plus equal to y plus 1 such for y plus 1 equal to y plus 1 minus 1 equal to y। ये अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देख लो। n से n लिया अपन ने,
f1 इक्वल टू f2 = 1 दिया है, fx इक्वल टू x - 1 है, x greater than 2 के लिए ऑन टू है बट नॉट 1 1, f1 नॉट 1 1 क्योंकि f1 इक्वल टू f2 = 1 आ रहा है, पर f ऑन टू इसलिए है क्योंकि जो y बिलोंग्स टू n अपन को दिया हुआ है, y इज नॉट इक्वल टू 1 के केस के लिए अपन को ये जब बोलने का है, वी कैन चूज x एज y + 1, मैं x को y + 1 चूज कर सकती हूँ सच दैट f ऑफ y + 1 f ऑफ y + 1 विच इज f ऑफ x, वो y + 1 - 1 y आ जाएगा, तो f ऑफ y + 1 अपन के पास y आ जाए, मैं ऐसा y चूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो ऑन टू का क्या मतलब है, सॉरी हाँ ऑन टू, मुझे मैं कहती हूँ ऑन टू हो जाए, ऑन टू फंक्शन होने का मतलब सारी चीजें कंसिडर होनी चाहिए। अगर 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वी हैव f1 = 1, तो अब 1 है तो f ऑफ y + 1 f ऑफ 2 = 1 हो जाएगा, एंड देन f ऑफ 3 = 2 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते चला जाएगा, f ऑफ 1 है और ये ऐसे बढ़ते चले जाएगा, तो नेचुरल नंबर सारे इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, ऐसा नहीं है कि कोई नेचुरल नंबर छूट जाएगा। वो अपने एक्सप्रेशन से करके इनको दिखा दिया कि नहीं छूटेगा बहन जी, माफ करो। अब इसमें एग्जांपल 11th में f(x)² नीदर f(x) जो अपना x² के बराबर है, इज नीदर 1 और 1 और नॉर ऑन टू, तो ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। इसका क्या सिचुएशन है, f ऑफ -1 1 है इक्वल टू f ऑफ 1 है, बी एफ नॉट अ 1 1 फंक्शन। ग्राफ से आप बड़े आराम से डिबेट करवा सकते हो, उसे उनको दिखा देना। 12th एक बड़ा सा चीज लग रही है देखने में, बड़ा सा सोल्यूशन लग रहा है इसका, जैसे पीछे एक जो एग्जांपल 6 था वो इम्पोर्टेंट था, वैसे यहाँ पे एग्जांपल 12 देख लो, f(x) + 1 x - 1 है, तो इसमें क्या है ना, सपोज f of x1 = f of x2, note that if x1 is odd and x2 is even, then we will have x1 + 1 = x2 - 1, x2 - x1 = 2, which is impossible. Similarly, the possibility of x1 being even and x2 being odd can also be ruled out under similar argument. Therefore, both x1 and x2 must be either even or both odd. ठीक है, सपोज both x1 and x2 are odd, then f(x1 = f(x2 = x1 + 1 = x2 + 2 = x1), this implies x1 = x2. Similarly, if दोनों even है तो x1 = x2, f is 1 1. Also, any odd number 2r + 1 in the codomain and is the image of 2r + 2 in the codomain, and any number even number 2r in the codomain of n is the image of 2r - 1 in the domain of n. Thus f is onto, तो ये onto फंक्शन हो गया। रही बात अब आगे की चीज की, suppose f is not 1 1, then there is just two elements say 1 and 2 in the domain whose image in the codomain is the same. Also, the image of 3 under the f can be only one element. Therefore, the range set can have only at most two elements of the codomain 1 2 3, showing that f is not onto, a contradiction. Hence, f must be 1 1. तो यहाँ पे contradiction का सवाल है, इसलिए थोड़ा ठीक बन जाता है। इसने ये बोला था कि 1 onto फंक्शन है 1, 2, 3, ये हमेशा 1 1 ही होना पड़ेगा। तो ये कि onto फंक्शन है, onto फंक्शन है मतलब इसके अंदर सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होने चाहिए, तो ऑलवेज 1 1, क्योंकि अब सारे एलिमेंट इंक्लूड करने के लिए अगर मैं 1 को है, मैं ऑन टू अब सारे करने के लिए क्या है ना, मैं एक के देखो, अदरवाइज अगर मैंने 2 के साथ 1 को कनेक्ट कर फंक्शन ही नहीं रह पाएगा, ठीक है। 2 के साथ 1 मतलब कि मैंने एक x के कॉरस्पॉन्डिंग 2 बार बना दिया, वो तो एक फंक्शन नहीं होगा, तो मुझे एक x के कॉरस्पॉन्डिंग 1 y चाहिए, और मुझे सारे ही x चाहिए, तो मुझे सारे ही कॉरस्पॉन्डिंग y चाहिए, ठीक है। तो वो एक ही एलिमेंट हो सकता है, at most two elements of the codomain. For the range can have a set of at most two elements of the codomain 1 2 3, showing that f is not onto, which is a contradiction. अब मान लो कि f is not, देखो अभी f is not 1 1 ये पता है, सपोज f is not 1 1, आपको ये मान लो ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन कर लेंगे उसके बाद, देन यहाँ पे दो एलिमेंट होंगे a1 and 2 in the domain whose images तो in the codomain is the same, तो ऐसे दो एलिमेंट होंगे जिनकी सेम इमेज होगी, तो फिर जो इमेज 3 होता है इसका एक ही एलिमेंट आ सकता है, देयरफॉर the range set can have at most two elements of the codomain, which is a contradiction, ठीक है, showing that a 1 1 function f 1, 2, 3 must be onto, अगर ये 1 1 फंक्शन है तो onto होना पड़ेगा, onto फंक्शन है तो 1 1 होना पड़ेगा, ठीक है, वो प्रूव हो जाएगा। Since f is 1 1, three elements of 1 2 3 must be taken to three different elements of codomain 1 2 3 under f, so f is to be on. The result mentioned in examples 13 and 14 are also true for any arbitrary finite set x of 1 1 function f x, so x is necessarily onto and an onto map x to x is necessarily 1 1 for every finite set x. In contrast to this, examples 8 and 10 show that for an infinite set this must not be true. In fact, this is a characteristic difference between the finite and infinite set. यहाँ से अपन का ये चीज कंप्लीट होती है। अब अपन आते हैं एग्जांपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ही एनसीईआरटी में, बस उसके बाद अपने को कुछ कवर नहीं करने का है, सिलेबस में इतना ही पोर्शन है, तो इतना ही अपन ने पोर्शन कवर कर लिया और यही हमारे एग्जाम में आएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन इस पेपर इससे आ सकता है, क्योंकि अपना टोटल 8 नंबर का है, टोटल 8 नंबर मतलब आईटीएफ और वो 8 नंबर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उसके अलावा इस पूरे चैप्टर की 32 गुण है, मतलब इसमें और कुछ नहीं पढ़ने का। आपका सिलेबस कितना रिड्यूस कर दिया, कितने महान लोग हैं वो लोग, और ये वीडियो अब जल्दी ही खत्म होने वाली है,
बस मैं इसके इन द समरी हिस्टोरिकल नोट वाली बात भी एक बार पढ़ लूँगी। मुझे हिस्टोरिकल नोट पढ़ने में क्योंकि इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है। बाकी वो आप वो वाली पार्ट छोड़ देना। अभी करंटली अपन एग्जाम्पल चल रहे हैं, एग्जाम्पल में फोकस करते हैं। अब एग्जाम्पल में थर्ड एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल में अपना नाइन्थ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। कभी किसी को जरूरत पड़ी आगे, कभी ये वीडियो फेमस हुई तो वो जो है वो ये कमेंट सेक्शन में डाल दे, ताकि जिन लोगों को वीडियो नहीं देखनी वो कमेंट सेक्शन से पढ़ ले कि थर्ड और नाइन्थ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर से आर गिवन बाय x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नाइदर 1 1 और ठीक है, आर से आर है, आर वाले इंक्लूड होंगे, इंटीजर इंक्लूड होने पड़ेंगे। और ऑन टू 1 1 क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि 1.1 का भी वही 1 आ रहा है, 1.3 का भी 1 ही आ रहा है। वेर x प्रूव कर दिया बड़े आराम से। ठीक, जनरलाइज करके प्रूव कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वही मैंने कहा था आपको पहले ही समझा दिया था। n से n में fx function defined by fn equal to n plus 1 by 2 if n is odd and n by 2 if n is even. State whether function is bijective, should justify answer. So 0 plus 1 by 2 1 by 2 हो जाता है। All n belongs to natural numbers. Natural number है तो फिर 1 plus 1 2 by 2 अपना 1 बन जाता है और 2 by 2 अपना 1 बन जाता है। फिर 3 plus 1 4 by 2 2 और 4 by 2 2 अगेन। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे चलता जाएगा, सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है बायजेक्टिव फंक्शन होगा, बाकी आप कंफर्म करके देख लेना। और ये अपना खत्म होता है, समरी पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट से ताकि हमारी वीडियो छोटी ही रहे। In this chapter, we studied different types of relations and equivalence relation, composition of function, invertible function, binary operation, the main features. अपन इतनी सारी चीजें पढ़ी नहीं है वैसे, बट ठीक है। Empty relation वो होता है जिसमें r belongs to is equal to phi subset of x comma x cross x. In universal में r is equal to x cross x. Reflexive में a comma I should be a part of r if a is belonging to x. यहाँ पे symmetry बता दिया, transitive बता दिया, equivalence बता दिया था। Equivalence class A containing zero होता है, वो सब चीजें is following x is a subset of x containing all elements of b related to a. A function f x से y is 1 1 और injective if f x 1 equal to f x 2 x 1 equal to x 2 इसका ये implication है। और अगर f on to subjective है if any of f y belongs to y, this means this implies that f belongs to x is f x equal to y। ठीक है, x belongs to y वरना on to if both have composition में function है g of f x अपन ने ये सब पढ़ा नहीं है, पर ठीक है। x से y is invertible if and only if n is 1 on 2 given a finite set x is in 1 1 respectively on 2 if any one on if any if and only if f is on 2 respectively 1 1. This is a characteristic property of finite set. It's not true for infinite set. Binary operation in this one set A is defined as a this asterisk from A cross A to A. An element E is belong to X is the identity element for binary operation. This X cross X is say X. If A star A, that's why this is out of syllabus. I'm not reading this now at all. ठीक है, ये जो लास्ट के जो टाइम है ये टाइम पास है थोड़ा सा रैंडम, और इसमें आप जा सकते हैं, बकाया आप जा सकते हैं। मैं तब तक हिस्टोरिकल नोट जल्दी पढ़ के जाऊंगी। The concept of function has evolved over a long period of time, starting from R. Descartes, René Descartes, 1596 to 1650, who used the word function in his manuscript Geometry. In 1637 मतलब जियोमेट्री डिस्कवर कर दी भाई बंदे ने 1637 में, अपने मरने से सिर्फ 13 साल पहले की ये बात है। बहुत like he was 41 है। Oh my god, so he died in the age of 54. LS to mean positive integral power x की power m for a variable x while studying geometrical curves like hyperbola, parabola and ellipse, right? James Gregory in 1636 to 1675 in his work Vera Circuli et Hyperbolae Quadra is a quantity obtained from other quantities by successive use of algebraic operations or by any other operations. Later G. W. Leibniz का तो अपन को पता ही है, Leibniz का 1646-1716 in his manuscript Methodus Tangentium Inversatio de Functionibus, written in 1673, used the word function to mean a quantity varying from point to point on a curve, such as the coordinates of a point on the curve, the slope of the curve, the tangent, and normal to the curve at a point. However, in his manuscript Historia 1714, Leibniz used the word function to mean quantities that depend on a variable. He was the first to use the phrase function of x. John Bernoulli 1667, Bernoulli, Newton, Einstein, ये सब लोगों को ना सा पता नहीं अलग ही लेवल की वो थी कि इन लोगों ने ना मतलब हर जगह टांग फंसाई अपनी लिटरली।
Used the notation phi for the first time in 1718 to indicate a function x with the general adoption of functions f, capital F, phi, psi to represent functions. Leonard Euler. Euler इनको कहते हैं 1707 से 1783. In 1734 it was the first part of his mathematical analysis in infinitorium. Later on, Louis Lagrange theorem जो अपन ने देखा था, the theories just functions analyticus in 1793, where he discussed about analytic functions and used the notion of fx, phi x, etc. for different functions. Subsequently, Dirichlet का नाम अगले चैप्टर में भी आता है किसी. Give the function definition of function which was being used to the central theory. अच्छा, इसी चैप्टर का पार्ट था, सॉरी, फर्स्ट चैप्टर का ही. इसके अंदर सबसे पहले पेज आपको देखने को मिल जाएगा ये नाम तो. Theoretical definition of function presently used was given after set theory was developed by George Cantor, 1845 to 1918. The set theoretical definition of function known to us presently is simply an abstraction of the definition given by Dirichlet in a rigorous manner. तो ये हुआ अपना पहले चैप्टर का जो भी अपन ने करना था, जितना भी सिलेबस का पार्ट था वो कंप्लीट. अभी अपन एक बार right, so bye bye.